आज हम समझेंगे क्या कि भारत की जो परियोजनाएं बनी थी वो क्यों बनी थी और किस कारण से बनी थी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत की परियोजनाएं होती क्या है, ये क्या है, ये जो आप लोग मैप में देख रहे हैं, इस मैप में मैंने भारत की सभी परियोजनाओं को लिखा है, जो कि बेसिकली नदी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? ये सब भारत की कौन सी परियोजना है? नदी परियोजना। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये जितने आप एग्जाम देने जाइएगा सारे एग्जामों में इसके बारे में पूछता है कि ये नदी परियोजना कहाँ होती है और कहाँ कहाँ है, कौन सी परियोजना कहाँ है। जैसे पूछ लेता है कि सलाला पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है और किस नदी पे स्थित है, और उस समय शायद क्या होता है कि हम उसका जवाब नहीं जुटा पाते हैं। क्यों नहीं जुटा पाते हैं? क्योंकि होता ये है कि जैसे ही हम उस सवाल को देखते हैं और भारत की नदियों को याद करते हैं तो छठी भर नदियाँ और ढाका भर परियोजना, क्योंकि कभी कभी एक नदी पे दो दो परियोजना भी है। तो इस परियोजना को जानने के लिए कि ये परियोजना क्यों बनी, इसे बनाने के प्रमुख कारण क्या थे, हम उसे जानते। देखिए, भारत में नदियां तो बहुत सारी थी, लेकिन होता क्या था कि नदियां जहां से जाती थी ना, वहां के खेतों की तो सिंचाई हो जाती थी, वहां जितने खेत थे उनकी तो सिंचाई हो जाती थी, लेकिन बाकी लगभग 55% जो खेत थे हमारे यहाँ के, वो खेत बारिश के पानी पर निर्भर थे। वर्षा होती थी तो वहां पे खेती होती थी और वर्षा नहीं होती थी तो खेती नहीं होती थी। सिचुएशन ये था। अब क्या था कि हम लोग ने सोचा था क्या कि पहली बार हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था लगाते हैं जिससे सभी जगहों की बिना वर्षा के भी खेती हो जाए। तो सबसे पहले अमेरिका में, सबसे पहले क्या हुआ था, अमेरिका में टेनिस नाम का एक बांध बना था। टेनिस नदी पे एक बांध बनी गई थी जिसको टेनिस बांध कहा जाता है। और उस टेनिस बांध को देखते हुए भारत में क्या हुआ था ना कि 1948 में पहली बार हमने एक बांध बनाया और एक परियोजना बनाई। उस परियोजना का नाम था दामोदर घाटी परियोजना, जो कि किस नदी पे थी? दामोदर नदी पे। उस परियोजना के दो फायदे थे। एक फायदा ये था कि हमारे यहाँ देखिए, जब हमने बांध बनाया तो उस बांध बनाने के साथ वहां से हमने नहरें निकाल दी। क्या निकाल दी? अनेकों नहरें निकाल दी। और इन नहरों का क्या फायदा हुआ कि जहां जहां खेतों में पानी नहीं जाती थी वहां वहां पानी जाने लगा। जहां जहां खेतों में पानी नहीं जाती थी वहां वहां क्या होने लगा? पानी की व्यवस्था होने लगी। अब पानी से क्या होता था कि जो खेती हमारे यहाँ अक्सर बंजर पड़ जाया करती थी और भूख की समस्या सबसे अधिक होती थी, जिसको भूखमरी कहा जाता है, अब वो समस्या खत्म हो गई। तथा देखा गया कि जब हम पानी को काफी ऊंचे से गिराते थे ना, हाइट से, तो एक फ्लो में गिरती थी। तो हमारे यहाँ के जो इंजीनियर थे और जो विदेशी इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया कि जहाँ पानी गिरती थी ना वहां पे एक पंखी लगा दिया। क्या लगा दिया? पंखी। अब और पंखी के ठीक बगल में इधर साइड में एक बहुत बड़ा डायनेमो लगा दिया गया। तो क्या हुआ कि नदियों के पानी के माध्यम से ये पंखियां नाचा करती थी, और पंखियां जब नाचती थी तो यहाँ के डायनेमो चलते थे, और डायनेमो से क्या उत्पन्न होता था? अधिक से अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न होने लगे। तो एक बांध से हमें दो फायदे हो गए। एक फायदा ये होगा कि नहरों के माध्यम से जहाँ सिंचाई नहीं हो पाती थी वहाँ खेती होने लगी, तथा दूसरा फायदा ये हो गया कि उससे हमने बिजली उत्पन्न भी कर लिया, जिससे क्या हुआ? हमारा दोहरा फायदा हो गया। क्योंकि बिजली उत्पन्न करने से क्या होता था कि पहले हम बिजली जो उत्पन्न करते थे, जान लीजिए विद्युत जो उत्पन्न की जाती है 5 प्रकार से होती है, लगभग मिनिमम 5 प्रकार से, लेकिन हम सिंपल ध्यान में देते हैं। तो जो सबसे पहला प्रकार था उसको कहा जाता था तापीय विद्युत ग्रिड। तापीय विद्युत ग्रिड में क्या होता था ना कि हम जो बिजली उत्पन्न करते थे ना वो कोयले से उत्पन्न करते थे, कोयला जलाते थे और उससे विद्युत बनाते थे। लेकिन हुआ क्या कि हमारे जो पूरा पृथ्वी समझ लीजिए, पूरे पृथ्वी में जो कोयले की मात्रा है सीमित है। ये कब खत्म हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और आपको विश्वास ना हो तो अभी सुने होंगे आप कुछ दिन पहले कि कोयला जब पानी भरा हुआ था तो कोयला खत्म होने वाला सिचुएशन था। लोग कहते हैं कि अब बिजली समाप्त हो जाएगी क्योंकि कोयला खत्म होने वाला है। तो एक में हमारे यहाँ परेशानी ये थी। दूसरी परेशानी क्या थी? देखिए, एक तो ये हो गया तापीय विद्युत, इससे क्या होता है? कोयला खत्म हो जाएगा। दूसरा बना, तो दूसरे प्रकार से जो हम विद्युत उत्पन्न करते थे वो नाभिकीय विद्युत परियोजना थी। नाभिकीय जिसमें नौड़ा है, कल्पक्कम है और बाकी ऐसे जो विद्युत परियोजना जिसमें किससे बनाया जाता था? परमाणु के द्वारा, परमाणु विखंडन के द्वारा उस विद्युत को उत्पन्न किया जाता था। लेकिन ये जान लीजिए कि जो परमाणु विखंडन के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है वो कुछ हिस्से तक खतरनाक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर उसके दो परमाणुओं को नियंत्रित ना किया जाए तो वो उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को विनाश कर देगा और उसका रेडिएशन हमारे यहाँ जो मानव जीवन है उसको अस्त व्यस्त कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि जापान में 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे आज भी वहाँ के लोग कहा जाता है कि लूल्हे और लंगड़े पैदा होते हैं।
तो ऐसा सिचुएशन जहां हमने ये बनाया था बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु गृह, वहां हो सकता था कि ऐसी खतरे हो सकते थे, तो ये थोड़ा खतरनाक था। तीसरा हमने किया जिसको क्या कहा जाता है, जो अभी हाल फिलहाल में पवन ऊर्जा, पवन विद्युत परियोजना। उससे क्या होता था ना कि हम हवा तो बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि हवा क्या है, परमाणु है, तो हवा से हमने विद्युत उत्पन्न करना शुरू किया। क्या किया हम लोगों ने, एक पंखी बनाया। जैसे कि हम जानते हैं कि हम क्या करते थे गांव में, हम लोग तार के पेड़ के पास जाते थे और तार के पत्तों को काट के और उसमें एक डंडा लगा के उसे हल्का से घुमा देते थे और हवा के पास ऐसे रखते थे तो खूब नाचता था। और हम लोग का क्या था, बचपन में खेला कि हम लेके उसको दौड़ते रहते थे और वो खूब अच्छा नाचते रहता था। हो सकता है किसी साइंटिस्ट ने इसको देखा हो और उसने उसी पंखी को क्या किया कि यहाँ पे एक बड़ा सा धुरी लगा दिया और नीचे एक छोटी सी धुरी लगा दी और इसमें एक चैन फिट कर दिया और समुद्रों के किनारे इसको लगा दिया गया, क्योंकि समुद्रों से हवा अच्छी आती है और अगर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलती है ना, तो उसमें हमारा ये पवन चक्की, जिसको पवन चक्की या पवन विद्युत परियोजना कहते हैं, ये खूब अच्छे से चलती है। अब ये ऊपर वाले को क्या किया गया, बड़ा कर दिया और नीचे वाले को छोटा कर दिया और यहाँ भी क्या किया गया है, डायनेमो लगा दिया गया। इससे क्या हुआ कि जितने समुद्री तट के इलाके थे वहां पे बिजली उत्पन्न करना आसान हो गया। तो अब कितने तरीके हम समझ गए, एक तापीय, परमाणुय और तीसरा क्या था, ये हमारा पवन से बिजली उत्पन्न करना। चौथा जो हमारा था उसको हमने शुरू किया किससे, नदियों से बिजली उत्पन्न करना। जिससे क्या करते थे, नदियों पे बांध बना के और बिजली उत्पन्न करते थे, ये परियोजना। और पांचवी जान लीजिए जिसको हाल फिलहाल में शुरू किया गया है और इसको हम कहते हैं सौर विद्युत परियोजना, जिसको हम सूर्य की रोशनी से छत पे सोलर प्लेट लगा के और घर में बिजली उत्पन्न कर ले रहे हैं और बैटरी चार्ज के माध्यम से आसानी से चला रहे हैं। और सूर्य हमारा अभी 5 बिलियन वर्ष और जिंदा रहने वाला, तो बिजली जाने वाली नहीं है। तो इस बात का टेंशन कि बिजली जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब हमने जो, क्योंकि हम बाकी वो समझने वाला तो नहीं था जिसको मैंने अभी फिलहाल समझा है, क्योंकि हम अभी चर्चा किसकी कर रहे हैं, परियोजना की कर रहे हैं। तो परियोजना से आपको पता चल गया कि क्या क्या फायदे होते हैं। एक परियोजना से हमें अनेकों फायदे हैं, खेती सिंचाई वगैरह के साथ साथ जल की भी जहाँ कमी थी उस जल की पूर्ति की। इसीलिए हमें क्या कहते हैं, इसको सिर्फ नदी घाटी परियोजना नहीं, इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि ये हमारा जो नदी पे बांध बनाई गई थी एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्यों से बनाई गई थी, जिसमें बिजली उत्पन्न करना और सिंचाई करना, साथ साथ में लोगों की पानी की किल्लत को पूरा करना भी था। क्लियर, चलिए अब समझते हैं, क्योंकि ये हम जान चुके हैं कि इसका कहा क्यों प्रयोग किया गया था। तो अब हम उत्तर से दक्षिण तक समझते आते हैं कि कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन से बांध हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं सबसे ऊपर। देखिए सबसे ऊपर सिंधु नदी होती है, तो सिंधु नदी पे जानते हैं कि कोई बांध नहीं बना गया था। सिंधु नदी पे भारत में कोई बांध नहीं बना गया था। इसलिए बांध नहीं बना गया था ना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा ये समझौता हुआ था कि हम इस सिंधु नदी पे कोई कार्य नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इस सिंधु पे बांध देते, अगर होता है ऐसा कि हम सिंधु पे पानी के ऊपर बांध देते तो हम पानी का प्रयोग भारत में अधिक करते, जिस कारण से पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का मुख्य जो स्रोत है ना वो यही सिंधु नदी है। देखिए ये पूरा जो है ना पाकिस्तान होते हुए है, ये जो दिख रहा है आपको ये सिंधु नदी, ये पूरा पाकिस्तान, ये तिब्बत से निकलता है, भारत होते हुए पाकिस्तान की यात्रा करते हुए आता है और अरब सागर में क्या करता है, अपना जल गिरा देता है। तो आज पाकिस्तान के लगभग राज्य इसी नदी पर निर्भर है, और अगर हमने यहाँ पे सिर्फ बांध लिया तो पाकिस्तान भूखे मर जाएगा, ना वहाँ पे खेती होगी, ना सिंचाई होगी, कुछ नहीं होगी। इस कारण से हम लोग भी छोड़ देते कि भाई गरीब देश है, जी ले, लेकिन वह नहीं मानता है, ठीक है। आगे चलते देखिए इसके बाद जो दूसरी नदी होती है ना, क्योंकि देखिए ये हम परियोजना तो पढ़ रहे हैं, साथ साथ में एक नदियों का भी आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि नदी में पढ़ा चुका हूँ, पूरी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ और नदियों का आइडिया आपको है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि इस समय क्या होगा कि दोनों साथ में चलेगा तो दोनों याद हो जाएगा। सिंधु नदी के ठीक नीचे एक नदी है, इसका नाम क्या है, झेलम नदी। झेलम नदी पे ना 2 परियोजना बनाई गई थी और ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है। कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो ये जो तुलबुल परियोजना है ना, यही किस पे स्थित है, झेलम नदी पे ही स्थित है। तो तुलबुल परियोजना किस पे है, झेलम। और इसी झेलम नदी पे एक और परियोजना है, कौन सी है, किशन गंगा परियोजना। कौन सी है, किशन गंगा। तो तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना दोनों की दोनों किस पे है, झेलम नदी पे। याद रखिएगा ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। और ये कहाँ है, बेसिकली जम्मू कश्मीर में है, ठीक है।
तो ये दो परियोजना समझ में है। इसके तुरंत हम नीचे आते हैं, कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे। तो चिनाब नदी पे भी दो परियोजना है। कौन सी परियोजना? एक परियोजना का नाम है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी परियोजना? दुलहस्ती। और बहुत बार एग्जाम में इस दुलहस्ती को भी पूछा है। जितने लोग भी एग्जाम दिए होंगे और एग्जाम में बैठे होंगे उनको ये पता होगा कि दुलहस्ती परियोजना की चर्चा बहुत बार की है। तो ये दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। और इसी के थोड़ा सा और आगे आते हैं तो एक है सलाला पनबिजली परियोजना। कौन सी है? सलाला पनबिजली परियोजना। ये भी किस पे है? इसी चिनाब नदी पे। और थोड़ा सा और आगे आते हैं ना, जहां से देखिए भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर के पास एक और परियोजना बनाई गई जो कौन सी थी? बगलिहार परियोजना। कौन सी परियोजना थी? बगलिहार परियोजना। और इन परियोजनाओं से जो बिजली उत्पन्न होती थी ना, इससे जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कुछ आदि क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों को भी बिजली मिलती थी। क्लियर? क्योंकि एक जगह बिजली उत्पन्न होती है तो दो तीन राज्यों में भी कभी कभी जाती है, तो इसके लिए ये मत सोचिए कि सिर्फ एक ही राज्य को मिलती है। ठीक है, इसके ठीक नीचे चिनाब के थोड़ा सा नीचे आते हैं ना तो एक नदी होती है। कौन सी नदी होती है? रावी नदी। और इस रावी नदी पर आप देखिएगा ना तो दो बांध है। इस रावी नदी पे कौन कितने बांध है? दो बांध। एक बांध का नाम है थीन। थीन का मतलब क्या होता है? पतला यानी कमजोर। तो ये वो बांध बनाया गया था, एक कमजोर बांध था, इसको क्या कहा जाता है? ये सबसे पहला जो बांध इसको कहते हैं थीन बांध। और दूसरा चमेड़ी बांध। दूसरा कौन सा बांध है? दूसरा यहाँ जो बांध था इसके ऊपर, इसका नाम था चमेरा या चमेली बांध। ठीक है, तो समझ में आया कि रावी नदी पे कौन कौन से बांध है? एक बांध है थीन और एक चमेड़ी। क्लियर? अब आगे चलते हैं, क्योंकि हम सभी बांधों को समझना है और वीडियो को भी ज्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके थोड़े दूर और आगे आते हैं हम, तो आती है हमारी कौन सी नदी? ये जो नदी होती है सतलज नदी होती है। कौन सी नदी होती है? सतलज। और इस सतलज नदी जैसे भारत में एंट्री करती है ना, तो देखिए ऊपर से कुल 5 नदियां हैं। ऊपर से जो नदियां हैं जो ऊपरी क्षेत्र में बहती है, ये 5 नदियां है। इसमें देखिएगा तो सबसे पहले होता है सिंधु, उसके नीचे होता है झेलम, झेलम के बाद होता है चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास और सतलज। ये कुल 5 नदियां। और इसी पांचों नदियों के बीच में जो बना है, 5 नदियों के द्वार पे जो स्थित है, उसे को क्या कहते हैं हम? पंजाब। तो पंजाब राज्य का निर्माण किससे हुआ था? तो 5 नदियों के मिलने से उसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए हम सतलज को समझेंगे। सतलज से पहले हम समझते हैं ब्यास नदी। ये जो ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी पे हमने क्या बनाया था? कुछ परियोजनाएं बनी थी। कौन कौन सी परियोजना बनी थी ब्यास पे? ब्यास नदी पे एक यहाँ पे परियोजना है, क्या नाम है इसका? अच्छा हाँ, पोंग बांध। कौन सी बांध थी? इस ब्यास नदी पे एक बांध था, यहाँ पे एक बांध का नाम था पोंग। कौन सा बांध था? पोंग बांध। और दूसरे का नाम, ये जो हमने यहाँ पे क्या हुआ था? रावी नदी पे था ना, रावी नदी पे 3 बांध हम लोग किए थे। और तो इस ब्यास नदी पे कौन सा बांध है? पोंग बांध। कौन सा बांध है? पोंग बांध। तो याद रखिए कि ब्यास नदी पे कौन सा बांध बना गया है? पोंग बांध। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। तो जैसे इसके थोड़ी दूर आगे थे तो हम कौन सी नदी पे आए थे? सतलज। इस सतलज नदी पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना बनाई गई थी। और इसी परियोजना को किसने कहा था? 1963 में इसका निर्माण होता है। और इस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि भारत का मंदिर है। और ये जो परियोजना है इसका नाम क्या है? इसमें 2 परियोजना थी, एक का नाम था भाखड़ा और एक का नाम था नांगल। एक का नाम क्या था? भाखड़ा और दूसरे का नाम क्या था? नांगल। ये 2 अलग अलग बांध है। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा बांध से कितना किलोमीटर आगे? 81 किलोमीटर आगे नांगल बांध है। तो ये 2 अलग अलग बांध है, लेकिन दोनों किस नदी पे है? झेलम नदी पे है। और दोनों किस राज्य में पूछे तो हरियाणा में ही है। दोनों किस में है? हरियाणा में। ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना थी। कौन सी? भाखड़ा नांगल बांध। जब ये बांध बनाया जा रहा था ना, जब ये बांध बनाया जा रहा था तो मान लीजिए कि कहीं बांध हम बांधते हैं, मिट्टी को भरते हैं, तो नीचे देखिए कहीं से कोड़ के ही भरेंगे ना, कहीं से खोदते हैं उसको और खोद के लाके यहाँ पे भरते हैं। तो एक जगह हम उसके बगल में खोद रहे थे और इतना बड़ा गड्ढा हो गया था ना कि विश्व में भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील हो गया। क्या हुआ? भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, जिसका नाम क्या था? गोविंद सागर झील। और ये आपसे सवाल पूछता है कि गोविंद सागर झील का निर्माण कौन सा बांध बनाने समय हुआ था? तो कौन सा हुआ था? भाखड़ा और नांगल बांध बनाते समय क्या हुआ था? इस झील का निर्माण हुआ था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। याद रखिएगा, ये भूलने वाला बात नहीं है। कहाँ है भाखड़ा नांगल बांध जी? ये देखिए सतलज नदी पे स्थित है, यही है सतलज नदी।
अब इसके नीचे आते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी नदी होती है गंगा नदी। ये जो नदी निकलती है गंगा नदी, गंगा नदी जैसे आगे आती है ना तो गंगा नदी पे उत्तराखंड में एक टिहरी नामक स्थान पे एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? टिहरी नामक स्थान पे एक बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो क्या है? भारत में पूरे शायद विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ये टिहरी बांध पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, जो किस नदी पे स्थित है? गंगा पे। याद रखिएगा, किस नदी पे स्थित है? गंगा। लेकिन गंगा को गंगा क्या आते आते गंगा को गंगा कह देते हैं? नहीं ना कहते हैं। गंगा जब आती है तो इसको भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। तो टिहरी बांध ये गंगा ही होती है, लेकिन उस समय क्या कहा जाता है? भागीरथी नदी। तो आपसे सवाल पूछे कि टिहरी बांध किस नदी पे है, तो याद रखिएगा गंगा ना दिया हो और गंगा भी दिया हो, साथ में भागीरथी दिया हो, तो उस समय देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं? भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, जो कि गंगा की यात्रा में मैंने आपको बताया था कि भागीरथी नदी। इसीलिए टिहरी बांध किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी मारिएगा, गंगा नहीं। गंगा का भाग जरूर है, लेकिन वो नदी कौन सी है? भागीरथी, क्योंकि उसको भागीरथ ऋषि ने धरती पे लाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे उसका नाम भागीरथी नदी होता है। ये बताए थे। गंगा शुरू समय में भागीरथी होती है और जब समाप्त होती है तो भी भागीरथी होती है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। लाइट जल रहा है उसका, ठीक है, क्लियर? हाँ, ध्यान रखिए। तो ये भागीरथी नदी हो गई, हो गया ना जी। अब जैसे ये गंगा नदी आगे आती है ना तो इसमें एक नदी आके मिलती है। क्या नाम होता है इसका? रामगंगा। इस रामगंगा नदी पे एक काला गड्ढा करके बांध है। कौन सा बांध है? काला गड्ढा बांध। जान लीजिए रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी क्या होता है? जब आती है ना तो उसके आसपास एक वन जीव अभयारण्य बना हुआ है। जिस वन जीव अभयारण्य का पहले नाम हम क्या कहते थे? पहले नाम क्या था उसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी पहले उस पार्क का नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये इसी रामगंगा नदी के किनारे है। और आज इस हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो जब मैं पार्क के बारे में बताऊंगा तो उसको विस्तार से बताऊंगा। तब तक इतना याद रखिए कि इसी नदी पे क्या है? हेली नेशनल पार्क, क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। और रामगंगा पे कौन सा बांध है? काला गड्ढा बांध। कौन सा बांध है? काला गड्ढा बांध। याद रखिएगा। फिर नदी जैसे आती है इसमें एक और नदी आके मिलती है। कौन सी नदी मिलती है जी? घाघरा नदी। कौन सी मिलती है? घाघरा नदी। और इस घाघरा नदी पे कौन सी परियोजना है? घाघरा परियोजना है। कौन सी परियोजना है? घाघरा परियोजना। ठीक उसके थोड़ा सा और आगे आते हैं तो इसमें आती है गंडक नदी। ये जानते हैं घाघरा नदी कहाँ मिलती है? गंगा में, छपरा जिला में। बताएं आप लोगों को, हमारे अपने सारण जिला में आके ये मिल जाती है। इसके आगे चलते देखिए गंडक नदी, इसके आगे घाघरा क्या कहते हैं? गंडक। कौन सी नदी है? गंडक। गंडक पे एक बांध है। कौन सा बांध है? बैराज बांध। कौन सा बांध है? बैराज बांध। और इसी बैराज को बैराज बांध या फिर त्रिवेणी बैराज बांध भी कहते हैं। ये कहाँ पे, किस नदी पे है? गंडक नदी पे। तो अगर आपसे पूछे त्रिवेणी या बैराज बांध किस नदी पे है, तो गंडक नदी पे। क्लियर? याद रखिएगा। इसके ठीक आगे देखिएगा ना तो एक नदी होती है। कौन सी नदी? शारदा नदी। और शारदा नदी पे शारदा बांध है। तो याद ही नहीं करना है, क्योंकि शारदा बांध किस नदी पे है? तो शारदा नदी पे। और शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। और यही शारदा नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी नदी है? शारदा नदी। ये नेपाल से होते हुए आती है। शारदा के तुरंत आगे आते हैं ना तो एक नदी होती है कोसी नदी। इस नदी को बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, खास करके कंपटीशन वाले, जो इसको नहीं जानते होंगे। क्योंकि बिहार का एग्जाम हो चाहे कोई भी, एक क्वेश्चन तो रहता ही है कि बिहार का सो किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। इतना ही तबाही रहती थी ना, तो इसी तबाही को, क्योंकि आती थी ना तो एक रास्ते से नहीं आती थी, रास्ता बदल के आती थी। और इसी रास्ते को रोकने के लिए, मतलब इसकी तबाही को रोकने के लिए, इसके बाढ़ को रोकने के लिए हमने इस पे एक बांध बनाया। क्या बनाया? बांध। इसको कौन सा बांध कहते हैं? कोसी नदी बांध। कौन सा कहते हैं? कोसी नदी बांध या कोसी बांध कहते हैं, जो कहाँ है? बिहार में बना है एक बांध। और इस कोसी बांध से दो देशों को फायदा होता है। बिहार को भी बिजली मिलती है और साथ साथ में नेपाल को भी इससे बिजली दी जाती है। समझ में है? कोसी नदी से क्या होती है? भारत को तो बिजली मिलती ही है, साथ साथ में भारत में किस राज्य को? बिहार को बिजली मिलती है और साथ में नेपाल को भी बिजली मिलती है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोसी के बाद तुरंत हम आते हैं ना तो ये गंगा नदी जैसे आगे आती है। तो गंगा पे तो आपने टिहरी बांध देखा था जो भागीरथी नदी पे थी, लेकिन फिर आते हैं ना तो एक फरक्का बांध। जैसे हमारी गंगा कहाँ एंट्री करती है? पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है। तो जिस जगह से एंट्री करती है ना उस जगह का नाम होता है फरक्का। क्या होता है? फरक्का। इसीलिए यहाँ जो बांध बनाया गया था, इस बांध का नाम क्या था?
फरक्का बांध। और ये भी बहुत बार पूछा हुआ, बीपीएससी में तो सबसे ज्यादा बार पूछा है कि फरक्का बांध किस नदी पे स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, फरक्का बांध किस नदी पे स्थित है? फरक्का बांध गंगा नदी पे स्थित है। किस पे है? गंगा नदी पे। ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि ये पूछने वाला है। चलिए, अब तो ये गंगा हुआ। अब हम आते हैं कि गंगा की सहायक नदी। ये जो गंगा के ठीक बगल से निकलते हैं ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपुर के बगल में एक ग्लेशियर है, क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और उसी यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है? यमुना नदी निकलती है। और जब यमुना नदी निकलती है ना, तो इस पे एक बांध है, इसको नाम क्या कहते हैं? लखवड़ ब्यासी बांध। कौन से कहते हैं? लखवड़ ब्यासी बांध। ऐसे उतना पूछता नहीं है, लेकिन बेसिकली कहीं उनका मूड बदल गया और पूछ दिए तब। तो बाकी किसी को पता ना हो या ना हो, लेकिन वी आर कॉन्सेप्ट क्लियर वालों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये कौन सी है? लखवड़ ब्यासी बांध। और वो धीरे धीरे आती है। तो चलिए, अब आगे क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। अब इस यमुना की सहायक कुछ नदियां है जिसमें बहुत सारे बांध हैं। जिसकी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी, जो मालवा के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। और ये मालवा के पठार से जब निकलती है ना, तो बहुत ही बड़ा खड्ड बनाती है। खड्ड का मतलब समझते हैं? गढ़ा बनाती है पहाड़ों को काट के। और उस खड्ड को हम बीहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहर। जहाँ डकैत रहते थे लोग, बागी का बीहर कहा जाता है, बीहर का बागी। बहुत बड़े बड़े यहाँ क्या रहते थे? डकैत रहते थे। तो जब ये नदी निकलती है ना, तो इस नदी से क्या होता है? देखिए, राजस्थान में पानी की बहुत अधिक किल्लत होती है। क्या होती है? राजस्थान में पानी की बहुत अधिक। आपको भूला, देखिए एक बताना भूल गए थे। ये जो है नदी, सतलज नदी, इस पे यहाँ एक बांध है, हड़िके बांध। क्या, कौन सा बांध है? याद रखिएगा, तो मेरे दिमाग से निकल गया। इस यहाँ पे हड़िके बांध बना गया और यहाँ से नहर निकाली गई, जो भारत में पूरे विश्व की सबसे लंबी नहर के नाम से जानी जाती है। इसका नाम क्या होता है? इंदिरा गांधी नहर। ये बताना मैं भूल गया था, चलिए सॉरी। ये जो नहर थी कौन सी थी? इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ से निकलती है? सतलज नदी पे ही जब आता है ना, तो जहाँ ब्यास नदी और सतलज नदी मिलती है ना, यहाँ पे एक बांध बना गया जिसका नाम क्या है? हड़िके बांध। और इस हड़िके बांध से क्या निकलती है? सबसे लंबी नहर, विश्व की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और इसको राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों को सिंचाई के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसी तरह की यहाँ पे आए थे तो अभी राजस्थान कह रहा है। तो ये जो चंबल नदी निकलती है ना, तो राजस्थान में इस पर 3 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 3 बांध। जो इसमें जो सबसे पहला बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। तो आपसे सवाल पूछे कि गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो चंबल नदी पे, याद रखिएगा। उसके तुरंत ऊपर हम आते हैं ना, तो एक और बांध है, इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। ये राजस्थान में स्थित होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे स्थित है, तो ध्यान में रखिए, किस नदी पे? चंबल नदी पे, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, और तुरंत इसके ऊपर आते हैं ना, तो एक और बांध है। इस बांध का नाम है, चंबल नदी पे स्थित है, इसका नाम क्या है? कोटा बैराज बांध। क्या नाम है? कोटा बैराज बांध। इस कोटा बैराज बांध का नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? इस कोटा बैराज का नाम परिवर्तित करके पता है क्या कर दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू बांध। कौन सा बांध कर दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू बांध। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोटा बैराज ना दे और जवाहरलाल नेहरू बांध आपसे पूछ दे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे मार के आइएगा चंबल नदी आपका 100% सही होने वाला, गलत होने की आशंका नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। जैसे ही हम आते हैं ना, तो अब चंबल नदी तो देख लिए, तो एक चंबल की सहायक नदी होती है। चंबल की 2 सहायक नदी, एक का नाम बेतवा और एक का नाम केन है। कौन सा है? एक का नाम बेतवा और एक का नाम केन है। तो इस बेतवा नदी पे भी क्या है? 2 परियोजना है, जिसमें से एक बहुत बार पूछा हुआ है। कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। कौन सी परियोजना है? माता टीला परियोजना। इसके जो सबसे पहले स्थित है ना, इसका नाम है माता टीला परियोजना, और ये बहुत बार पूछा है। और माता टीला परियोजना के बाद जैसे आप ऊपर जाइएगा, तो एक जगह होता है, कौन सा? राजघाट। और उस राजघाट पे भी क्या किया गया है? बांध बना गया है। तो उस बांध को क्या कहते हैं? राजघाट परियोजना। तो बेतवा नदी पे कितनी परियोजना है? 2, जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछता है वो कौन सा है? माता टीला परियोजना। याद रखिएगा, कौन सी परियोजना है? माता टीला परियोजना। ना याद हो ना, तो सोचिए कि माता के सामने ज्यादा बगड़ बगड़ कीजिएगा तो क्या करती है? डंडा से बमत देती है, हाँ कि ना? तो बेतवा नदी, माता टीला परियोजना, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। कहाँ आते हैं? क्योंकि इधर आते हैं तो हम कौन सी नदी पे आते हैं? ये थोड़ा सा इधर से निकलती है, जो कौन सी है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है 2 नदियां, एक नर्मदा और दूसरी सोन। यहाँ एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक की पहाड़ी। उसके दक्षिण से निकलती है नर्मदा और उत्तर से निकलती है सोन। इस सोन नदी पे आप देखिएगा ना, तो सोन नदी पे एक बांध है, नाम क्या है इसका?
सोन नदी पे जो बांध है पहला, उसका नाम है रिहंद बांध। कौन सा बांध है? रिहंद बांध। और दूसरा जो बांध है सोनी नदी पे है ना जी, नहीं एक ही बांध है सर, हाँ, बांध सागर बांध। कौन सा बांध है? बाघ सागर बांध। कौन सा नाम? बाना सागर, बाघ सागर नहीं, क्या नाम है उसका? बाना सागर बांध। तो कोसी नदी, कोसी बोल रहे हैं, सोन नदी पे कितनी परियोजना है? एक है रिहंद और दूसरा बाना सागर बांध। ठीक है, अब इस कोसी के थोड़ा सा इधर आइएगा ना, तो एक नदी होती है। कौन सी नदी होती है? इस नदी का नाम होता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी नाम होता है? दामोदर नदी। और इस दामोदर नदी पे दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1948 में। और पूछता है कि इसका निर्माण किसको देख के बनाया गया था? तो किसको देख के बनाया गया था? अमेरिका के कौन सा? टेनिस बांध को देख के इस बांध का निर्माण किया गया था। और ये सबसे ज्यादा पता है क्वेश्चन किससे पूछता है? बीपीएससी में पूछा है। क्यों? क्योंकि झारखंड भी पहले बिहार का हिस्सा था, और झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ी से ये नदी निकलती है, याद रखिएगा। और इसी कारण से ये पूछता है। और इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल को बिजली मिलती थी, साथ में कुछ उड़ीसा को भी। लेकिन अब कहाँ बिजली मिलती है? अब बिहार में बिजली ना मिलती है, अब ये मिलती है झारखंड में, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा उड़ीसा। 3 राज्यों को बिजली मिलती है। लेकिन पहले ये किसमें मिलती थी? बिहार में भी इससे बिजली मिलती थी। चलिए इसके तुरंत हम नीचे आते हैं, तो देखते हैं ना कि इसके बीच में एक ब्राह्मणी नदी है और एक बैतरणी नदी है। छोटी छोटी नदी है, उस पर कोई बांध नहीं, इसलिए मैंने उस नदी को नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि नदियों में मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको उसको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो इसके नीचे जब आते हैं ना, तो एक नदी होती है। कौन सी नदी? महानदी। और इस महानदी पे जो बांध है ना, इसको बहुत बार पूछा है, बहुत नहीं, अनेक बार, 3-4 तो ऐसे है ना जिसको हमेशा पूछता है। ठीक है, तो इस महानदी पे जो बांध है ना, इसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध को आप तो अभी नए हैं एग्जाम के लिए, लेकिन जो लोग एग्जाम और परीक्षा की तैयारी करते हैं उनसे एक बार पूछिएगा कि हीराकुंड बांध के बारे में। कोई ऐसा कंपटीशन का बच्चा नहीं होगा जिसको ये पता ना हो कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है। बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बार VVI क्वेश्चन में आता है हीराकुंड बांध। माता टीला परियोजना, हीराकुंड और भाखड़ा नांगल तो नहीं पूछता है, लेकिन देखिए दुल्हस्ती परियोजना, ठीक है, साथ साथ में तुलबुल परियोजना, ये कुछ ऐसी परियोजना है जिसको बहुत बार पूछा हुआ है। तो कौन सा ये महानदी पे कौन सा परियोजना है? हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, अब इसके तुरंत हम आगे आते हैं, तो देखिएगा कि अब हम इस पर आते हैं। कहाँ आते हैं? इस पर। तो हमने क्या बताया था कि अमरकंटक की पहाड़ी से एक और निकलती है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। और अमरकंटक से मैंने बताया था कि ये जो पहाड़ी है, 2 नदी निकलती थी, उत्तर से सोन और दक्षिण से नर्मदा। और ये नर्मदा नदी पे एक बांध बनाया गया है। कहाँ? गुजरात में। ये कौन सा बांध था? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। और इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लफड़े में रहने वाला बांध है। क्यों लफड़े में रहने वाला बांध है? क्योंकि जब ये बांध बनाया जा रहा था ना, तो यहाँ पे मेघा पाटिकर के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, नर्मदा बचाओ योजना। उन्होंने कहा था कि अगर ये बांध बनेगा ना, तो इधर नदी का पानी बढ़ेगा और इधर आसपास में बाढ़ आएगा और ये नदी समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत अधिक क्या हुआ था उस समय? भारत में इस बांध का बहुत अधिक विरोध हुआ था। और इसी विरोध के कारण क्या हुआ? ये बांध फेमस हो गया। ठीक है, तो पूछता है कि नर्मदा बचाओ परियोजना किसने शुरू किया था? तो मेघा पाटकर नाम याद रखिएगा। और नर्मदा बचाओ परियोजना किससे संबंधित था? तो सरदार सरोवर बांध से। और क्यों? वो चाहते थे कि सरदार सरोवर बांध ना बने, ताकि इस नदी का पानी की वजह से इधर आसपास में क्या हो? दहाड़ ना आए। दहाड़ का मतलब समझते क्या होता है? क्या होता है दहाड़ को हिंदी में क्या कहते हैं? भूकंप नहीं कहते हैं। दहाड़ का मतलब है कि अधिक पानी जब आता है ना और घरें सब नष्ट हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? दहाड़। हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, हिंदी में शायद वही कहते हैं। अब हमारे हिंदी का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छोड़ देते हैं उसको। आगे आते हैं, आप देखिए आगे आते हैं ना, तो ठीक इस नर्मदा नदी के थोड़ा सा नीचे से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी पे क्या है ना, 2 बांध है। कौन कौन सा बांध है? 2 बांध। एक बांध जो यहाँ है ना, इसका नाम है काकड़ापाड़ा बांध। कौन सा बांध है? काकड़ापाड़ा। और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, जिसका नाम मैं बहुत कह रहा हूँ। आप लोग को अभी नहीं, जिस दिन एग्जाम में बैठेगा उस दिन पता चलेगा, लेकिन जो एग्जाम में बैठा है उससे पूछिएगा, बताएगा। तो ये काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पे है? इसी ताप्ती नदी पे है। और दूसरी जो परियोजना है कौन सी है? उकाई परियोजना। कौन सी?
उकाई परियोजना, ये भी किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। तो ये दो परियोजना का याद रखिए, काकड़ापाड़ा और उकाई परियोजना किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। कंफर्म याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है, रट्टा मत मारिएगा। याद कैसे कीजिएगा? इस मैप को एक बार देख लीजिएगा और इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं थोड़ा इसमें कहूँगा कि हाँ, ये जो ताप्ती है ना, तपते रहती है और तपने कल क्या हो जाती है, फिर से आपका प्लेस जल गया, काकड़ापाड़ा हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो नदी खत्म हुई, तब इसके बाद देखिए इसी के पड़ोस से यहाँ से एक नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है? गोदावरी नदी। क्या नाम होता है? गोदावरी नदी। और इस गोदावरी नदी पे 2 बांध है। इस गोदावरी नदी पे कितने बांध है? 2 बांध, लेकिन वो दोनों बांधों के बारे में पूछता नहीं। एक है परवड़ा बांध। कौन सा बांध है? परवड़ा बांध। और एक एनीकट बांध है। कौन सा है? एनीकट बांध। तो इसको याद मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि आज तक एनीकट बांध के बारे में ना कभी पूछा है और ना ही परवड़ा बांध के बारे में पूछा है। लेकिन मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आप लोग जब लूसेंट चाहे कोनो बड़का किताब पढ़ के आइएगा तो ये मत कहिएगा कि सर आपने लिखवाया नहीं था और इस किताब में ये दिया था। इसीलिए मैंने इसको सिर्फ शो के लिए लिखवा दिया कि एनीकट और परवड़ा बांध गोदावरी पे। ये आज तक नहीं पूछा है। मैं जितना तक एग्जाम दिया उस एग्जाम में तो नहीं पूछा है, हो सकता है कहीं आप लोगों से पूछ लें, तो आप याद कर लीजिए, मतलब याद करने की जरूरत नहीं। देखिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ से, तो देखते हैं कि कर्नाटक के कुर्ग जिले के आसपास से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? उसका नाम होता है कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। और एक कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश के आसपास एक बांध है। कहाँ बांध है? आंध्र प्रदेश के आसपास में एक बांध है जिसका नाम क्या होता है? नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध। किस नदी पे है? कृष्णा। तो अगर ये याद ना होते तो आसानी से याद कर सकते। कैसे? अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे ना। और अर्जुन को नागा अर्जुन भी कहा जाता है। तो नागा अर्जुन बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। आसानी से याद हो जाता है और ये सब लोग याद कर लेते हैं। आप लोग भी कर लेते हैं। कृष्ण भगवान है ना जी, और अर्जुन के सारथी थे, तो अर्जुन किसके ऊपर बैठेंगे? कृष्ण के ऊपर ही ना। तो ये नदी चल रही है तो ये रथ हो गया ना, और इसके ऊपर विराजमान बांध कौन सा हुआ? नागार्जुन बांध हुआ। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? याद हो गया? भूलिएगा। देखिए, और इसी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? ये 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक नदी का नाम होता है तुंग और दूसरे का भद्रा। इसको मैंने नदियों में पूरे डिटेल में समझाया, आपको ना हो तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिए जाके, ठीक है। तो एक का नाम है तुंग और एक का नाम है भद्रा। ये दोनों नदी जब मिलती है ना तो इसका नाम हो जाता है कौन सा? तुंग भद्रा नदी। और इसी तुंग भद्रा नदी पे एक परियोजना है, तुंग भद्रा परियोजना। कौन सी परियोजना है? तुंग भद्रा परियोजना, ठीक है। तुंग भद्रा परियोजना किस नदी पे है? तुंग भद्रा नदी पे। तो ये तो याद करने वाला है नहीं है। फिर देखिए, ये आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं ना, तो केरल के आसपास से एक नदी निकलती है। इसको भारत क्या कहा जाता है? इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, जबकि इस गोदावरी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। इसको दक्षिण भारत की गंगा क्यों नाम से जानते हैं? अगर इसको जानना है आपको तो इसका वीडियो अवेलेबल है। कौन सा? जब हम क्या कर रहे थे? प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, और वो नदियां जो और किस में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती थी, उस नदी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में हम पढ़े कि क्यों इसको क्या कहा जाता है? भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसी पे जब देखिएगा ना तो इस पे भी एक बांध है, कावेरी नदी पे एक बांध, और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्यों पूछा हुआ है? क्योंकि इस कावेरी नदी पे बहुत अधिक विवाद रहता है। किस किस के इसमें? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में इस कावेरी नदी को लेकर हमेशा बवाल होता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि दक्षिण भारत में पानियों की बहुत अधिक कमी होती है, और यही एक कारण है ना कि जितना दक्षिण भारत का मूवी देखिएगा ना, और आधे से अधिक मूवी वहाँ के जो आसपास की प्रॉब्लमें होती हैं, जो समस्या है उस पर बनी होती है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पानी की समस्या। और देखिएगा उत्तर भारत में कोई भी किसान फांसी नहीं लगाता है, लेकिन दक्षिण भारत के लगभग किसान क्या करते हैं? फांसी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ना उनके पास पानी पहुंच पाता है, और पैसे लगाने के बाद भी फसल नहीं उग पाते हैं। उसके बाद फसल उगते भी हैं तो वो अच्छी कीमत पर नहीं बिक पाते हैं, जिसके कारण से सारा कर्जा लिया हुआ पैसा वो चुका नहीं पाते। इसी कारण से मजबूरन में क्या किया जाता है? फांसी लगाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यही दक्षिण भारत के, ये दक्षिण भारत देखिए किसको कहते हैं? कर्क रेखा जब बीच से गुजरते हैं ना यहाँ से, तो गुजरने के नीचे वाले को दक्षिण और ऊपर वाले को उत्तर भारत कहा जाता है। तो ये दक्षिण भारत के लोग पानी के लिए बहुत अधिक प्राण देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर
थोड़ा सा नीचे आप देखिए कि लास्ट बांध बचा है। कौन सा बना है? लास्ट बांध। देखिए यहाँ पे जो अंतिम बांध है ना, इस बांध का नाम है पेरियार बांध। कौन सा बांध है? पेरियार बांध। और यहाँ एक नदी है, कौन सी नदी है? पेरियार नदी। पेरियार नदी को लाइफ लाइन ऑफ केरला कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ केरला। अब देखिए, अब हम इसको याद कैसे करें? ज़्यादा तो आपके दिमाग में सर ये तो हो गया, आपने जैसा समझाना था समझा दिया, अब इसको सर याद कैसे किए? तो देखिए आधी परियोजना जो है ना, इसमें आधी परियोजना बिल्कुल नदियों के नाम पे ही रख दी गई है। क्या कर दी गई है? नदियों के नाम पे ही रख दी गई है। ठीक है, तो आधी परियोजना तो हम ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, और देखिए दूसरा याद क्या करना है, तो जो तुलबुल है यहाँ पे, तुलबुल, तुलबुल को हम तुलबुल ना कहेंगे क्या? चुलबुल। जो चुलबुल व्यक्ति होते हैं और ज़्यादा चुलबुल इधर उधर करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? झेलते हैं ना जी। जो ज़्यादा चुलबुल व्यक्ति होते हैं, मन तो करते हैं दो चार तबड़क देते, लेकिन उसको झेलते हैं। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे। याद हो गया? कंफर्म हो गया ना? आगे चलते देखिए, दुलहस्ती। दुलहस्ती क्या नाम है? दुलहस्ती। दुल का मतलब मान लीजिए दूल्हा, दूल्हे की एक हस्ती होती है, और दूल्हे को क्या किया जाता है? चुना जाता है कि नहीं चुना जाता है जी? ऐसे किसी रोड पे उठा के दूल्हा नहीं बना दिया जाता है। जब दूल्हा व्यक्ति को क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो दुलहस्ती परियोजना चुनिए या फिर चिनाब नदी पे। कंफर्म? अब ये भूलने वाली नहीं है। दूल्हे को क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। याद हो गया? अब आगे चलते हैं। जो याद देखिए, ये रावी नदी देखिए, बहुत छोटी सी नदी है। रावी नदी क्या है? बहुत छोटी सी है। छोटी सी है ना, तो जब छोटी सी होगी तो कमजोर होगी, पतली होगी। रावी नदी याद कर दीजिए, रावी नदी क्या है? पतली है। और पतली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थीन। THIN। थीन मीन्स क्या होता है? पतला। तो थीन बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे। और रावी कैसा होता है? पतला। क्लियर? तो ये भी याद हो गया। आगे चलते देखिए, अभी ब्यास नदी पे बांध था, कौन सा था? पुंग बांध। तो आप जानते हैं कि जब व्यास जी लोग कहीं कहीं गाना गाते हैं और उनका गाना पसंद नहीं पड़ता है, तो लोग क्या कहते हैं? जैसे नहीं कहते हैं कि बहुत विद्वान पंडित, वो पंडित जी को कहते हैं पुंगा पंडित। क्या कहते हैं? पुंगा पंडित। पुंगा पंडित का मतलब क्या होता है? विद्वान की अर्थ विद्वान। तो जिनका गाना हमें और जिनका मंत्र हमें पसंद नहीं आता है ना, उनको हम कहते हैं पुंगा पंडित। तो जिस व्यास जी के गाना पसंद है उसको क्या कहेंगे? पुंगा व्यास कहेंगे ना। तो व्यास नदी पे कौन सी नदी परियोजना है? पुंगा परियोजना। कौन सी परियोजना? पुंगा बांध है, पुंग बांध। तो पुंगा याद कर लीजिएगा, पुंग याद हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया इसका। और भाखड़ा नांगल सतलज पे है तो कंफर्म याद करना है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाखड़ा नांगल आपको ऐसे ही याद हो जाता है। किस पे है? सतलज नदी पे। और देखिए अब सतलज नदी जो बह रही थी ना, तो यहाँ देखिए इधर साइड में देखिए कौन सा था? राजस्थान का विकास नहीं हो रहा था। तो जब राजस्थान का विकास नहीं होगा, राजस्थान के लोग पानी के बिना मरेंगे, तो उन्हें बचाने के लिए कौन आएंगे? भगवान कृष्ण आएंगे। और भगवान कृष्ण को हरि भी कहते हैं ना। तो हरि आएंगे तो अपने एक बांध बनाएंगे। तो हरि के बांध कहाँ है? किस नदी पे है? हरि के बांध इसी सतलज नदी पे है। और हरि के बांध क्यों बनाया गया था? ये राजस्थान के लोगों को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? राजस्थान के लोगों को। तो राजस्थान के लोगों को बचाने के लिए कौन आए थे? हरि जी आए थे। हरि मतलब भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने अपना बांध बना था, इसलिए उस बांध को क्या कहते हैं? हरि के बांध। और इसी हरि के बांध के पास से क्या निकला था? हमारी विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर निकला था। याद रखिएगा। तो ये भी याद हो गया। अब याद करने का ध्यान खत्म हो गया ना जी। ये देखिए, ये पूछता नहीं है। लखनऊ ब्यासी जो नहीं है ना, लखनऊ ब्यासी, ये पूछता नहीं है। तो इसको याद, यमुना नदी पर लखनऊ ब्यास नहीं पूछता। हाँ ये पूछेगा टिहरी। कौन सा पूछेगा? टिहरी। तो याद रखिए कि भागीरथी ऋषि जब बैठ के तपस्या कर रहे थे ना, बैठ के तपस्या कर रहे थे गंगा को नीचे बुलाने के लिए, तो एगो टिटहिरी उनको बहुत तंग कर रही थी। क्या कर रही थी? एगो टिटहिरी उनको बहुत अधिक तंग कर रही थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? उसको अपने ऊपर ही बांध लिया। क्या किया? अपने ऊपर बांध लिया। तो टिहरी बांध किसके ऊपर? किस नदी के ऊपर? भागीरथी नदी के ऊपर। कौन बांधा था टिहरी को? जी टिहरी को भागीरथी बने थे ना। तो टिहरी बांध किसके ऊपर? भागीरथी। वही टिहरी बांध यहाँ पे है। ऐसा कुछ है नहीं, बस याद करने के लिए समझिए, आप लोगों को समझाया जा रहा है ताकि आपको याद आ जाए कि टिहरी को कौन बांधा था? तो भागीरथी जी बने थे। तो टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी पर। कंफर्म? आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये घाघरा नदी पर घाघरा बांध, शारदा नदी पर शारदा बांध और कोसी नदी पर कोसी बांध। याद करना है। अब देखिए, जब गंगा नदी किस में एंट्री करती है? पश्चिम बंगाल में। तो किस स्थान से एंट्री करती है? फरक्का स्थान से। और वहीं पे वो बांध बांधेगी, फरक्का बांध। याद करने वाला है नहीं ना? याद कर लीजिए कि बिहार से पश्चिम बंगाल वाला ना बहुत फरफराता है कि सारा नदी का पानी कौन रख लेता है? बिहार।
तो वे क्या किया था, यहाँ पे बांध दिए थे हम लोग के लिए, फड़फड़ाएगा तो बढ़िया से फड़फड़ा, इसीलिए हम क्या बांध दिए थे, फड़क्का बांध। क्लियर? यहाँ पे अब आते हैं, अब इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो देखिए गांधी जी महान व्यक्ति थे, बहुत महान थे ना। राणा प्रताप भी बहुत अधिक महान थे, और कोटा बैराज भी, कोटा बैराज यानी कि जवाहरलाल नेहरू बांध भी, ये तीनों व्यक्ति महान थे। तो पूछेगा कि महान व्यक्ति वो के नाम से जो बांध बना है, किस बांध पे बना है, तो लिखिएगा चंबल नदी पे। किस पे? चंबल नदी पे। और एक और आसानी याद कीजिए कि चंबल नदी का जो बिहार देश में डकैत रहते थे, तो डकैत को मनाने कौन जाएगा, खराब व्यक्ति के अच्छे व्यक्ति। तो पहले गांधी जी सुधारने गए थे, तो जहाँ बैठ के सुधारे थे वहाँ एक बांध बना दिया गया, तो कौन सा बांध था, गांधी सागर बांध। उसके बाद महाराणा प्रताप गए थे, वहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध दिया गया। और उसके बाद कौन गए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो पहले गए थे तो कोटा बैराज नाम से उसका नाम था, बाद में उसका नाम क्या कर दिए, जवाहरलाल नेहरू बांध कर दिए। तो तीनों याद हो गया। आगे चलते देखिए, अब है बेतवा। तो मैंने बताया ना कि जब माता जी खिसियाती है, बच्चा नहीं मानता है, तो उसको बेत से पीट देती है ना, तो माता टीला परियोजना किस नदी पर, बेतवा नदी पर। माता क्या करती है, बेत से पीट देती है, तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी। कंफर्म हो गया ना। अब इसके आगे पहुंचते देखिए, ये है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। तो याद रखिए कि सरदार जी हमेशा कैसे होते हैं, नरम होते हैं। कैसे होते हैं, नरम। सरदार जी कैसे होते हैं, नर्म। तो नर्मदा नदी पर कौन सा परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना। हो गया। आगे चलते हैं, देखिए तिलैया परियोजना, दामोदर नदी पर, और दामोदर घाटी परियोजना। तो सबसे ज्यादा कौन पूछता है, दामोदर घाटी परियोजना ही पूछता है, तिलैया नहीं पूछता है। तो तिलैया को ऐसा ही याद कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई ट्रिक वगैरह होता नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं ताप्ती पे। तो ताप्ती पे कौन कौन सा परियोजना है, एक है काकड़ापाड़ा और एक है उकाई। क्या नाम है, काकड़ापाड़ा और उकाई। तो काकड़ापाड़ा आप कैसे याद कर सकते हैं, कोई ऐसा पाड़ा होगा जो उस पानी में घुसा होगा और उस पानी को देख के अकड़ गया होगा, तो हम उसको काकड़ापाड़ा कह लेंगे। और ये उकाई है, जब अकड़ेगा तो बाहर निकलेगा तो उल्टी करेगा ना, तो उकाई परियोजना और काकड़ापाड़ा ताप्ती नदी। किसी भी तरह से याद कीजिए, आपको याद करने का ऊपर। ठीक है, नागार्जुन सागर को हम बता ही दिए। आप इस पे देखिए क्या होता है, कौन सा नदी है, कावेरी नदी पे जो मेटूर बांध है, इसमें क्या होता है, झगड़ा होते रहता है। तो झगड़ा सुलटाने कौन जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में हमेशा कावेरी नदी पे झगड़ा होता है। तो झगड़ा सुलटाने कौन जाता है, एक मेटूर नाम का, मेटूर नहीं तो मोटूर समझ लीजिएगा, मोटा व्यक्ति। तो मेटूर नाम के व्यक्ति क्या करता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में झगड़ा सुलझाने जाता है। और जब सुलझाया जाता है तो क्या है, उसी के नाम पे एक बांध है, क्या नाम है, मेटूर बांध। ऐसा कुछ कहानी नहीं, बस याद कर लीजिए। ठीक है, और पेरियार नदी में पेरियार बांध खत्म हुआ ना जी। तो अगर आपको समझ में आया कि नहीं आया, चलिए तो आया तो अच्छी बात है। अब एक काम कीजिए, आप इसको रोकिए।